नमस्कार, मैं जयप्रकाश, अखाड़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एटा जनपद के रेलवे स्टेशन पर हैं और चूँकि एटा ज़िला आज़ादी से बहुत पहले का ज़िला है और यह रेलवे स्टेशन आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से लेके आज तक लगभग 70-75 सालों बड़ी लाइन नहीं मिल पाई। तो आइए आज यहाँ कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जिन्होंने इसको बड़ी लाइन कराने के लिए बहुत बढ़ चढ़ के आवाज़ बुलंद की, आंदोलन किए, लेकिन फिर भी उनके प्रयास विफल हुए। और इस रेलवे स्टेशन की कागज़ों में तो हर साल कुछ ना कुछ होता है, बजट पास होता है, लेकिन ज़मीन पर अभी तक कोई काम नहीं उतर पाया है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या समस्याएं रहीं जो यह लाइन रेलवे स्टेशन अभी तक बड़ा नहीं हो पाया और ये अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। तो आज हम बात करते हैं। आपका परिचय? मैं मेधाव्रत शास्त्री, जनपद एटा में हम लोग रहते हैं, यही इतना ही परिचय है। तो ये शास्त्री जी हैं, इन्होंने भी इस रेलवे स्टेशन को लेकर काफ़ी आंदोलन किया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। तो आज इनसे जानेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे, क्या समस्याएं रहीं जो इस स्टेशन को अभी तक पूर्ण रूप से ये बड़ा नहीं हो पाया, जैसे मेन लाइन नहीं बन पाया। हम जब छोटे से बड़े हो रहे थे हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आर्ष गुरुकुल एटा में रहते हैं, तो रेलवे के स्टेशन से हमारा जो संबंध है वो किसी और व्यक्ति से ज़्यादा गहरा है, क्योंकि हम यहाँ खेलने आए हैं, कूदने आए हैं। तो हम जब छोटे से बड़े हो रहे थे तो उस बीच में हमने ये देखा कि हम 10 से 20 के हुए, 20 से 30 के हुए और 30 से 40 की ओर बढ़ने लगे। हमारे जीवन में कुछ विस्तार हुआ, हमारे समय के साथ हमारे जीवन में कुछ बढ़ा। हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि हमारे एटा में, जनपद में कुछ भी बढ़ नहीं रहा था। हमारी अवस्थाएं बढ़ती गईं, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन जनपद एटा जहां स्थिर था, जैसे आपने अपनी रेफरेंस में बताया कि ये जो रेलवे स्टेशन है, जहां तक मुझे याद है शायद 18 जनवरी 1959 में इसका यहाँ उद्घाटन हुआ है। तो 60 से 70 वर्ष पहले जिस जनपद को एक बहुत शानदार रेलवे स्टेशन मिल गया हो, अगर समय के साथ उससे थोड़ी सी और प्रगति मिल जाती, अगर इसको कनेक्टिविटी मिल जाती, तब एटा की जो दास्तान होती ना विकास की और उसकी ऊंचाइयों की, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा दस्तावेज एकत्रित करना पड़ता जिसमें हम उपलब्धियों को बता पाते। लेकिन हुआ इसके उलट। इन 70 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एटा रेल का विस्तार हुआ। इस कारण क्या हुआ कि एटा इन 40 वर्षों में हम तो बढ़े, लेकिन हमारे सामने एटा निरंतर घटता गया और उसका कद छोटा होता चला गया। और जो पिछड़ेपन की बीमारी थी ना, वो धीमे धीमे नाशूर बन गई। पिछले 1.5 से 2 दशक में जब लोगों को ये समझ में आया कि एटा की मूल बीमारी क्या है, बात क्या है कि जब समस्या हमारे सामने ना हो, हमें ये ना पता हो कि बीमारी क्या है, तो जितना लोगों को समझ में आया, यहाँ पीछे सत्य प्रवीण जी हमारे बड़े भाई और बहुत सारे लोग, सबको समझ में आया कि जब तक एटा में रेल विस्तार नहीं होगा, एटा किसी तरह की कहीं प्रगति के में कोई आयाम नहीं गढ़ेगा। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना इस बीच में क्या हुआ कि एटा में जो राजनीति रही वो किसी भी दल की रही हो, कांग्रेस ने यद्यपि रेलवे स्टेशन तो दे दिया, लेकिन रेलवे स्टेशन को कनेक्ट वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद जितने क्षेत्रीय दल आए, राष्ट्रीय दल बदल बदल के, जब भी कांग्रेस आई, भाजपा आई, तो इन सारे के सारे लोगों ने यहाँ की जो राजनीति थी, उस राजनीति में ना 2 पंक्तियाँ कही गई हैं कि अगर वो मुझे जहर देता तो लोगों की नज़र में आ जाता। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने मुझे दवाएँ समय पर नहीं दी। इन लोगों ने क्या किया कि अगर ये एटा का विकास का गला घोंटते दिख जाते हम लोगों को, तो लोग पकड़ लेते कि असली जो चोर है वो तो ये हैं, इन्होंने एटा को बढ़ने नहीं दिया। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एटा को जहर दे दिया और उसका गला दबा दिया होता। तो इन्होंने ये किया कि हमें वक्त पे जो दवाएं चाहिए थी एटा की सेहत को बेहतर करने के लिए, वो इन्होंने नहीं दी। तो समय के साथ वही हुआ। आप जब दवाएं समय के साथ नहीं दोगे तो अभी दम तोड़ना है या फिर सीधे जहर दे दो। तो यहाँ की राजनीति ने सीधे जहर तो नहीं दिया, उसने क्या किया कि धीमे धीमे दवाएँ देना बंद कर दी और एटा अपने आप समाप्त होता चला गया। मैंने बताया 2 दशक पहले एक ऐसी यात्रा शुरू हुई। लोगों को लगा कि मुख्य चीज़ यहाँ की क्या है कि वो एटा रेल विस्तार से जुड़ा है, यहाँ की प्रगति। उसके बाद सारे लोगों ने प्रयास किए, बहुत सारे सामाजिक संगठन, और उस सामाजिक संगठन के बाद क्या हुआ, एटा की एक एक व्यक्ति ने उससे अपने को कनेक्ट किया। कोई तन से साथ था, कोई मन से साथ था, कोई धन से। एटा के हर व्यक्ति को ये एहसास हो गया कि जब तक एटा में रेल विस्तार नहीं होगा, यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहाँ रेल कनेक्टिविटी होती तो वहाँ बहुत बड़ा उद्योग होता पीतल का, और जिसमें इस क्षेत्र की सारी गरीबी दूर हो जाती और हम विकास के कई और आयाम गढ़ रहे होते। अगर आप कल्पना करिए कि एटा का रेल विस्तार हो जाता है, यदि ये कासगंज से या किसी और जगह से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद एटा की इंडस्ट्री कहाँ होगी। कई जिले ऐसे होते हैं जहाँ कोई संभावना नहीं होती है। एटा में इतनी संभावनाएं हैं कि यदि यहाँ समय के साथ रेल मिल गई होती
होती तो आज एटा सिरमौर होता इस प्रदेश का और पूरे के पूरे देश को एक नई राह दिखा रहा होता। ठीक है, शास्त्री जी ने ये सारी बातें बताई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पम भट्टी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि हम लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते रहे जी। और सारे दलों की लगभग सरकारें देश आज़ाद होने से आज तक बनती नहीं, और कुछ ऐसे भी लोकसभा सदस्य और जनप्रतिनिधि रहे जो वो यहाँ जनप्रतिनिधि भी रहे और उनकी सरकारें भी रहीं केंद्र और राज्य में। फिर ऐसी क्या स्थिति रही कि उन्होंने ये जो रेलवे स्टेशन वाली मांग को पूरा नहीं करवा पाया? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रश्न कहीं ना कहीं जाता है सीढ़ी में कि आपने जैसे पूछा कि काफ़ी राजनेता रहे और पार्टी में भी रहे और तब भी उसके बाद काफ़ी बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। रेल को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया पूरी तरह से। और जैसे कि समय समय पे आपके माध्यम द्वारा, मीडिया के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया, बड़े भाई देवर शास्त्री ने काफ़ी प्रयास किया है। मैं तो अभी बड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी भैया ने बड़ा प्रयास किया है और रिजल्ट कुछ नहीं आता, एक झूठी आश्वासन दे जाती है। नहीं, प्रयास किया लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आया? बाबूजी, आपका परिचय? सत्यप्रवीण गुप्ता, प्रमुख सलाहकार, लक्ष्य संस्था। दर्शकों, जैसे कि सत्यप्रवीण गुप्ता जी ये लक्ष्य संस्था चलाते हैं और इसी लक्ष्य संस्था ने सबसे पहले इस मांग को उठाया था और ये दशकों से इस मांग को उठा रहे हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि इसमें क्या कारण रहे जो ये मांग अभी तक पूरी नहीं कर पाई गई। देखिए, ऐसा है, 2007 में सबसे पहले एटा रेल विस्तार के लिए हमने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलके एक मांग उठाई कि ये कनेक्टिविटी दी जाए। ये एटा जो ट्रैक है वो डेड ट्रैक के नाम से जाना जाता है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी दूसरी जगह, तो हमने 3 प्रस्ताव दिए थे। इसको या तो मैनपुरी से जोड़ा जाए, या कासगंज से जोड़ा जाए, या फिर अलीगढ़ से जोड़ा जाए। तो वहाँ ये डिस्कशन में निकल के आया कि एटा का जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कासगंज है, और कासगंज से अगर एटा जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पे ये डेड ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए प्रयास हुए, कई आंदोलन हुए, और मैं एटा की पूरी जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि सभी लोग हर तरीके से जुटे रहे और एक ऐसी सफलता 2018 में मिली कि 276 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद अब एक सिस्टम बना दिया है सरकार ने कि इसको नीति आयोग को फंडिंग करनी पड़ेगी। ये प्रस्ताव पास होकर नीति आयोग को गया, नीति आयोग से वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। इस बार फिर जब हमने इसमें देखा कि ये स्थान हमारा कहाँ है, तो पता लगा हम 12वें नंबर पे इसको लिए खड़े हैं रेल विस्तार को पूरे देश में, कि 12 नंबर पे एटा कासगंज रेल लाइन को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। बाबूजी, यही तो बस प्रश्न है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अखबारों में साल दर साल हम इसको पढ़ते हैं और सारे लोग देखते हैं कि बजट पास हो गया, कि अब काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें वजह क्या रही कि ज़मीन पर काम क्यों नहीं उतर पा रहा है अभी तक? इसमें देखिए, फिर मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें राजनेताओं की या हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी रही है। अगर उन लोगों ने संसद में मेज़ थपथपाई होती तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि एटा की रेल की कनेक्टिविटी आज कासगंज से हो गई होती। इस बार भी मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि ये 12वें नंबर पर है एटा रेल लाइन। अगर इच्छा शक्ति की कमी रही और प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है नीति आयोग से मिलने वाला बजट वो ऊपर से 12 की लाइनों में खिसक जाए और एटा तक ना मिल पाए। तो इसके लिए एटा के जनप्रतिनिधियों से मेरा आह्वान है कि वो इसके लिए पूरा प्रयास करें, और तमाम जनता से मेरा आह्वान ये है कि वो सहयोग देते रहें। आपका परिचय? मेरा नाम ललित कुमार है और मैं यही शहरी हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे जनप्रतिनिधियों की ऐसी क्या समस्या रही कि वो उन्होंने संसद में मेज क्यों नहीं इतनी बुरी तरह थपथपाई जो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को लाया जा सकता था? देखिए, एक नागरिक के तौर पे जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा इसके लिए हम लोग उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के पॉलिटिकल गैंग्स आते रहे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी करें, पॉलिटिकल गैंग्स यहाँ की राजनीति पे हावी रहे हैं, और नागरिक के तौर पे हमने अपने को उन गैंगों के साथ जोड़ लिया। तो हमारे एजेंडे में कभी रेल थी नहीं। हमारे तो ये था कि हम किस गैंग के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताएं। हमने यहाँ ऐसे प्रतिनिधियों को भी चुना कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिनके सपने में भगवान आते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं, लेकिन उनके सपने में कभी एटा नहीं आता। तो ऐसे विशुद्ध अदाकार हम चुनते आए, बहरूपिये जिनको कहिए, कि उन्हीं की वजह से आज हम इस दुर्दशा को भोग रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि ललित जी ने एक बात कही कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि रहे जिनके सपनों में भगवान आए, तो उसी बात को हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे कुछ राजनीतिक दलों के भी पदाधिकारी मौजूद हैं और जो
बात इन्होंने कही वो इस बात को समझ गए होंगे कि सपने में भगवान किनके आते हैं। तो आपका परिचय? मेरा परिचय देवेंद्र भदौरिया, मैं जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा एटा। तो देवेंद्र जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो यहाँ लगभग एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद और अलीगंज और जलेसर अगर मिला लिया है जो कि एटा में आता है तो 3 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद। तो क्या कारण रहा जो केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है और ये रेलवे विस्तार नहीं हो पाया? रेल विस्तार के लिए हमारे सांसद माननीय राजवीर सिंह राजू भैया लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और अभी तक पहले सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार संसद में एटा कासगंज रेल विस्तार के लिए आवाज़ उठाई है। उसी का नतीजा है कि इस बार जो बजट में फंड एटा और कासगंज का नाम आया, आज से इससे पहले कभी इस प्रकार नहीं, वो तो लगभग सालों से हम लोग अखबार में देखते हैं कि फंड आ गया या रेल विस्तार हो गया। बजट में कभी नहीं आया, जांच के लिए या कभी किसी के लिए इस प्रकार से कागज चलता रहा। बजट में पहली बार आया। भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ उस बजट में पहली बार बजट जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो पहली बार हुआ है। तो इस बार काम जमीन पर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। 24 का चुनाव हम इसी एजेंडे पर लड़ेंगे। पक्की बात? पक्की। आपका परिचय? मेरा नाम आकाश यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा, किस दल से? समाजवादी पार्टी से। ये अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष हैं आकाश यादव। तो इनसे हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर सरकार 2-3 बार रही और जब उनकी सरकार रही तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने ये प्रयास क्यों नहीं कर पाया? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना जिले का और रेलवे लाइन का जो विस्तार हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और जब विपक्ष में हम थे तो विपक्ष में जब संसद में बैठे थे तो वहाँ भी आवाज़ उठाई, तो कई बार इसको लागू भी करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कुछ वजह रही होंगी उस टाइम की। नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, उसे समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे रखा था, बाहर से दे रखा था। अब नहीं हो पाया होगा, किस तरह से कोई भी बात रही होगी उस टाइम की तो मुझे जानकारी इतना नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सरगम है। तो आप बताएं ये रेल विस्तार अब तक क्यों नहीं हो पाया? जैसे क्या खामियां रहीं, क्या कमियां रहीं, जनप्रतिनिधियों की कमियां रहीं, यहाँ क्या समस्याएं रही हैं? इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आप एटा की बात कर रहे थे तो 1854 में ये हमारा ज़िला बना है और 1857 से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम शुरू हुआ था और आज़ादी के भी 70-75 वर्ष हो गए। लेकिन अगर एटा और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति अगर इस रेल का या स्टेशन का उद्घाटन करते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके लिए चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, इसके लिए वो पार्टियां जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार है तो यहाँ का जो आम जो जनता है वो जिंदाबाद है और जिम्मेदार है, क्योंकि वो समय पर उनको परख नहीं पाती है और अपनी बात को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए अपना काम किया है, आंदोलन किया है, लेकिन उसमें भूमिका इन लोगों की भी है। अगर यही भूमिका, चाहे ये अलग अलग अगर गुटबाजी न करके जो आंदोलन करते हैं, अगर यही आंदोलन सभी मिल करके एक साथ अगर ये आंदोलन करते, और मैं जानता हूं कि उस आंदोलन को वो ऊंचाइयां मिलती। हमारा जो नगर पड़ता है, शहर है, यहीं पड़ोस में पड़ता है। अगर हम जानते हैं कि 10,000-15,000 की भीड़ अगर रेलवे स्टेशन पर 4 दिन बैठ जाए, अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ से कहीं जो और योजना चला सकते हैं तो क्या रेल विस्तार के लिए वो रेल नहीं चलवा सकते हैं? हमारे एटा को 3 सांसद की जो बात हुई थी, चौथे हमारे राज्यसभा सांसद, अगर ये इतने मजबूत नेता हैं, भाई प्रोफेसर आप SP सिंह बघेल को जानते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राजू भैया जी वो भी बाबूजी की विरासत को संभाल रहे हैं, वो अपनी बात को सीधा मुख्य रेल मंत्री से प्रधानमंत्री के सामने भी रख सकते हैं। और राज्यसभा तो आप समझते हो उच्च सदन होता है, और वो हमारे जो आज तक मुझे लगता है कि इनको कभी हम देखते हैं, संसद में भी देखते हैं, केवल इनकी विचारधारा इनको सबको देखते हैं, लेकिन ये केवल छलने का काम करते हैं। हम लोग रोज़ लोकसभा या चाहे विधानसभा में देखते हैं, रोज़ इनमें लड़ाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हमारी यहाँ की आम जनता है। अगर ये चाहती है, अगर ये एकजुट होकर के दलगत राजनीति को छोड़ करके अगर ये सभी इकट्ठे हो जाएं, तो मैं जानता हूं कि 4 दिन में देखना कि किस तरह की स्थिति बदलती है इसकी। जैसे कि संजीव जी ने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हमारे शहर की जनता है। मान लिया हमारे शहर की जनता है, लेकिन अब जनता क्या करे? देश आज़ाद होने से बाद आज तक जनता ने कई तरह के MP चुने, बदल के कई दलों के कई प्रत्याशी भी बदले गए, वो सांसद रहे, लेकिन फिर भी उसके साथ छलावा हुआ। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं बहुत मैं राम सेवक पहलवान
क्रांतिकारी हूँ और मैं अपने दो बातें कहूँगा। हमारे शास्त्री जी, मेधाव्रत जी, हरित जी, हमारे अधिवक्ता लोग हैं, हमारे एटा के लोगों ने इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये हम लोग यहाँ उद्यम कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम केंद्र सरकार का है। अभी आपने कहा कि हमारी सपा सरकार ने उसको समर्थन दिया था कांग्रेस को। कांग्रेस का जब था कुछ तब कांग्रेस ने ये रेल दी, और जब कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा कि हम सपा को क्यों बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने उचित नहीं समझा। उसके बाद यहाँ सांसद लगभग मैं समझता हूँ 15 वर्ष से एक प्रवासी सांसद हैं, उनको कोई मतलब जिस दिन हार जाएंगे उस दिन सीमा नहीं एटा की देखेंगे। तो इसलिए ये बात मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जो कहे कि साहब मैं सदन में आवाज़ उठा रहा हूँ, लोकसभा में उठा रहा हूँ तो ये लोग रेलवे विस्तार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जब होता है जिस नेता को अपनी जन्मभूमि से पीड़ा होती है, अपने ज़िले से दुख दर्द होता है, तो वो नेता चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इस काम तो ये केंद्र सरकार का है। तो सांसद की जिम्मेवारी बनती है कि लोकसभा में एक बार धरने पर बैठ गया होता तो उसी वक्त रेल विस्तार होता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, भली वहाँ तो मुझको एक एक चीज़ की जानकारी, क्योंकि मैं 35 साल भाजपा में रहा हूँ। मैं 3 बार जो डिप्टी सीएम मौर्या हैं उनके पास 3 बार गया, और गंडरवाड़ा रोड की इतनी बदहाल हालत है। 2 बार उन्होंने कहा कि पहलवानी बनेगा, तीसरी बार में उन्होंने कह दिया कि मुझको 10 लाख का भी रोड स्वीकृत करने की इजाज़त और औकात मेरी नहीं है। तब मैं समझा कि ये बेकार, इन लोगों का ये तो खामखा के मंत्री बना दिए हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि विधायक उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और कुछ साल, शायद 1-2 साल पहले उसका मैं देख रहा था कि मेहता पार्क में उस रोड का उद्घाटन भी हो गया, और आज तक उस रोड के लिए न एक पैसा स्वीकृत हुआ है न रोड स्वीकृत हुआ है। और रही रेल विस्तार की बात, जब भी चुनाव आता है उससे पहले कभी ये सुना कि चूना पड़ गया, कि लट्ठा गड़ गए। और आज मैं फिर कहता हूँ, हमारे लक्ष्य के महान लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझको कतई इस सरकार पर विश्वास नहीं है कि ये रेल विस्तार होगा, क्योंकि ये 24 का चुनाव देखते हुए इन्होंने ये थोड़ा बहुत जो चूना फूना डलवाएंगे, दूरबीन फुरबीन ऐसी है, हमारे ये सभी लोग मीडिया के लोग लिए फिर रहे, ऐसे लिए फिरेंगे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। जहाँ जिस एटा की सरजमी से जुड़ा हुआ नेता जिस दिन सांसद होगा, टाल बजाएगा, उस दिन रेल विस्तार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारा काम है आंदोलन करने का और आवाज़ उठाने का, वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन समस्या केवल है तो वही है कि एटा के दुख दर्द को जानने वाला सांसद हुआ ही नहीं एटा पे। ये एटा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहलवान जी ने कहा कि उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और यहाँ सपा सरकार थी, उन्होंने सपा सरकार को नहीं बढ़ाना चाहा। अब ये सरकारों की मातापच्ची में यहाँ जनता क्यों पिस रही है? कांग्रेस की अगर बात करूं मैं तो कांग्रेस ने जो दौर देखा था उस दौर में मैं इस लायक नहीं था कि राजनीति को समझ सकता। मैं सरकारों पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, इस आवाम से प्रश्न आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो बहुरूपीय नेता हैं जो नकाब पहन कर आए हुए हैं, इन्हें पहचानना होगा असली कौन है। माननीय नेताजी ने अगर सैपई का विकास किया क्योंकि उनका खून वहाँ का था, उस मिट्टी से पनपे थे। आज हमारे इस एटा को इस मिट्टी का सांसद चाहिए जो हमारी खून की आवाज़ को पहचान सके। और मैं इस भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर आप बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन्हें राजू भैया के पिताजी माननीय कल्याण सिंह जो पूर्व गवर्नर भी रहे और मेरा आवास उनके बगल में ही यहाँ एटा में है, मैं अपनी आंखों से देखता रहा कि 1-1 फुट गहरे गड्ढों से माननीय गवर्नर साहब स्वयं निकलते रहे। जब उनको नहीं दिखाई दिया तो मैं किन से मांग कर सकता हूँ। राज्यपाल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और आज मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपने कहना चाहता हूं कि अगर बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके नाम से एक आगरा टू एटा के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए और ऊपर से उन्हीं के आधार पर कोई परियोजना का नाम देते हुए एटा टू कासगंज रेल विस्तार किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि नेताजी ने बहुत विकास किया, एटा ने भी लोकसभा विधानसभा की सारी सीटें नेताजी और सैफई परिवार को दी, फिर ऐसा क्या था विकास के तौर पर हाशिए पर रहा या रेल विस्तार के तौर पर ये आज तक नहीं? एटा के नेताओं की एक खासियत है कि यहाँ नेता आपस में होड़ लगाए हुए कि मेरे पास 1 फॉर्चुनर है तो मैं 4 फॉर्चुनर ले लूँ, मेरे पास 8,000 एकड़ ज़मीन है तो मैं 16,000 एकड़ ज़मीन कर लूँ। जब तक आपस की चुनते तो जनता है, लेकिन वो चुनने के बाद जनता को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को देखते हैं और अय्यासी करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो आप ये बताइए देवेंद्र जी, जैसे कि ये सपा के जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये
जो वादे हैं कागज़ों पर कि ये इलेक्शन है इसलिए ये हवाई वादे हैं कि ये इलेक्शन होने के बाद कि ये ऐसा ही चला जाएगा कि ये स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए भाई साहब, आज से पहले मतलब इस बजट से पहले मैंने अभी भी कहा था, इस बजट से पहले कभी बजट के लिए पैसा सेंक्शन नहीं हुआ। पहली बार पैसा सेंक्शन हुआ, उसमें टेक्निकल भी इशू रहा अपने एटा के लिए। एटा कासगंज, एटा टू आगरा कई बार ट्रेन चलाई गई, अभी भी चलती है शायद, लेकिन वो घाटे में रहने के कारण बंद होती रहे, चलती रही। मेधा ब्रज जी ने भी आंदोलन किया था, तो उसको भी हमारे सांसद जी ने भी आवाज़ उठाते हैं। एटा के विकास के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं। उनका कहने का है कि चप्पल घिस गई कहते कि फिर अब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है रेल कनेक्टिविटी के लिए कि हमारा जो मलावन वाला प्लांट है, हमारा प्लांट रेडी हो रहा है। उसी के चलते शायद हमें ये गिफ्ट के तौर पर हमारे नेताओं की मेहनत से ये हमको मिला है कि हमारा पैसा सेंक्शन हुआ है और चूना भी पड़ेगा, पटरी भी बिछेगी और ट्रेन भी चलेगी, ये गारंटी है। तो शास्त्री जी आप ये बताइए, जैसा कि सारे लोगों ने बताया कि किसी ने पक्ष रखा, किसी ने विपक्ष रखा, तो इस रेल विस्तार को लेके यहाँ की जनता दोषी है या जनप्रतिनिधि दोषी हैं या ये अपने ज़िले के जनप्रतिनिधि दोषी हैं या बड़े जन जैसे नेता वो दोषी हैं? अगर हम तथ्य पे बात करें तब अभी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कासगंज आए थे अभी 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि एटा कासगंज रेल विस्तार की डीपीआर बन के नीति आयोग को गई है। डीपीआर का मतलब होता है जो डीपली प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो अब गई है। अब यहाँ से भूमिका हमारे जो स्थानीय सांसद जी हैं उनकी बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो सुखद है, मेरे जैसे व्यक्ति को, हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिविटी से एटा को कुछ मिलना नहीं है। मैं पिछले कुछ वर्षों से सांसद जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चूँकि एटा के लोगों में रेल विस्तार को लेकर एक बेचैनी है, तो उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को अब मुद्दा माना है। और जब इस मुद्दे को उन्होंने मुद्दा माना है तो उन्होंने अपने स्तर पे जैसे छोटे मोटे प्रयास हैं उसको शुरू किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि एटा के सांसद जी के पास इतिहास पुरुष बनने का अवसर है। डीपीआर जाने के बाद यदि वो अब वहां प्रयास करते हैं तो शायद हमें बजट स्वीकृत हो जाए। जैसा कि लक्ष्य संस्था ने दशकों से यहाँ काम किया है, तो लक्ष्य संस्था ने सारे सरकारों के साथ काम किया हुआ है, क्योंकि सारी सरकारों में एक तरह से उनको नॉलेज है, उनको जानकारी है। तो आप ये बताइए कि विकास कहीं ना कहीं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो सरकारों का एक सीधा उसमें वो रहता है। तो आप अब तक किस जनप्रतिनिधि ने आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा प्रयास किया रेल विस्तार के लिए, या किस सरकार ने? देखिए, ऐसा है, रेल विस्तार के लिए जहाँ तक अभी हमारे किसी भाई ने कहा कि यहाँ से आमदनी नहीं थी इसलिए रेल विस्तार की बात नहीं हुई। मैंने एक आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ऐसी कितनी रेल लाइनें हैं जो आरओआर हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो है नेगेटिव है। पता लगा 10, 12, 15 ऐसी रेल लाइनों के नाम हमारे पास आए जो आरओआर नेगेटिव था और उसके बाद भी स्वीकृति मिली। तो मैंने कहा भाई नॉट एटा, फिर एटा को क्यों नहीं मिल पा रहा है जब आरओआर की बात है? तो जहाँ तक मैं क्लियर कर दूं कि आरओआर नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। आमदनी तो ट्रेन आने के बाद शुरू होगी। और रही आमदनी की बात, तो यहाँ जो एक गुड्स ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन से यहाँ की करोड़ों रुपए की आमदनी है। अभी भी मैं बैठा था स्टेशन मास्टर के पास, वो कह रहे थे कि ये जो ट्रेन जाती है इससे 10,000 रुपये की आमदनी सुबह ही सुबह है। तो ऐसा नहीं, ट्रेन टाइमिंग से चले और ट्रेन यहाँ के लिए दी जाए, कनेक्टिविटी दी जाए, तो निश्चित तौर पर आमदनी होगी। अब रही जनप्रतिनिधियों की बात, तो ऊपर कितना प्रयास किया ये तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं और हम लोगों ने भी बहुत बार दिल्ली में इतनी मोटी फाइल कर दी है लक्ष्य संस्था ने रेलवे की। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी तो है ही जनप्रतिनिधियों की। अगर वो पूरी होती है तो रेल लाइन अवश्य में 24 में शुरू हो जाएगी। तो अब क्या उम्मीद है आपको, 24 तक ये रेल लाइन शुरू हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, ये फाइल जो है नीति आयोग में पड़ी है। नीति आयोग से अगर फंडिंग हो जाती है, अगर मैं इसलिए बर्ड करता हूँ क्योंकि कई बार बजट हुआ, ये बजट में आपको अपडेट कर दूं, ये 18 में बजट हुआ 276 करोड़ रुपया, और 18 के बाद नीति आयोग को फाइल गई और वहाँ से वापस आ गई। अब इस बार फिर फाइल गई है तो वो फिर चर्चा में आ गया। अगर नीति आयोग से फंडिंग हो जाती है तो रेल लाइन के स्वप्न साकार हो जाएंगे और एटा के विकास में पंख लग जाएंगे। आपका? मैं राजकुमार भरत एक कवि हूँ। मैं भी लगभग 25-30 साल से देख रहे हैं इसकी, जैसे सतप्रवीण जी भाई साहब इनके साथ भी काफ़ी रहे हैं हम लोग। जो भी संस्था काम करती है, बुलाती है, हम लोग सबके साथ सहयोग करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा महसूस हो रहा है
जैसा कि नीति आयोग के पास हमारी फाइल दोबारा पहुंची है, तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए और यहाँ तक उम्मीद है कि इस बार हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलने की संभावना है। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो लेकिन जब हम लोग पार्टियाँ जब टिकट देती हैं ना, हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हम केवल अपनी कास्टिज्म देखते हैं। जिस दिन हम एक योग्य कैंडिडेट चुनने लगेंगे तो शायद हमको इतने वर्ष नहीं लगते। बस अभी हम लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जब भी सरकारें बनने का समय आता है, जब भी राजनीतिकरण होता है, जब भी इलेक्शंस आते हैं, तो हम लोग केवल अपने परिवारवाद, बिरादरीवाद देखते हैं। जिस दिन हम अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, निश्चित रूप से एटा का कायाकल्प होगा और भविष्य में रेल विस्तार ही नहीं और बहुत सारे विस्तार होना बाकी हैं और बहुत सारे विस्तार हुए हैं और हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि इस सरकार से जब और जगह सारे अच्छे काम हो रहे हैं तो हमारे एटा जनपद को भी ये गॉड गिफ्ट जरूर मिल जाए। नहीं, जैसा कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हवाबाजी वादे हैं कि ये 24 के लिए हैं कि 24 का इलेक्शन करा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये यथास्थिति बनी रहेगी। देखिए, फाइल केवल दूसरी बार पहुँची है, आज तक ये फाइल नीति आयोग तक कभी पहुँची ही नहीं थी। पिछली बार पहुंची, शायद उन पर बजट नहीं था तो उन्होंने वापस कर दी। इस बार फिर सांसद जी के प्रयास से पहुंची है। अभी मेरी सांसद जी से लगभग 15-20 दिन पहले पर्सनल बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम कोई बड़ी बात कहना नहीं चाहते, जो कुछ हुई है अभी लिफाफे में है। जिस दिन इसे पिंक कार्ड मिल जाएगा, जैसा शास्त्री जी ने कहा कि एक पिंक पेपर होता है, वैसे पिंक कार्ड है, जिस दिन पिंक कार्ड मिल जाएगा निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, जैसे सांसद जी बता रहे थे गोल करके, वो स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे थे कि बाई चांस नहीं हुआ, क्योंकि सांसद जी कोई रेल मंत्री तो है नहीं, वो प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे मुझसे कि भरत जी मेरी चप्पलें घिस चुकी हैं, मैं भी चाहता हूँ जैसे यहाँ के मेधाव्रत शास्त्री जी ने कहा कि वो युग पुरुष बन जाएंगे। तो देखिए, किसी को युग पुरुष बनने में बुरा नहीं लगता, हर आदमी चाहता है वो युग पुरुष बने। अब देखिए वो किसके हिस्से में आता है। बस मैं तो यही चाहूँगा कि एटा का सौभाग्य हो जाए अगर इस बार हमारा रेल विस्तार हो जाए। जैसा कि राजकुमार भरत जी ने कहा कि सांसद जी रेल मंत्री नहीं है, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो संविधान बना और यहाँ जो जनप्रतिनिधि बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए कि जो विधायक हुआ या एमपी हुआ उसका ये उत्तरदायित्व है कि अपने ज़िले की या अपने विधानसभा की समस्याओं को उस कैबिनेट मंत्री तक पहुँचाए कि जिस बात को लेके वो समस्या है। तो इसलिए ये उनका उत्तरदायित्व था कि जो भी रेल मंत्री रहे तो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे कि ये यहाँ समस्या है, उसका निदान उसके बाद ही होगा। वकील साहब, आपका परिचय? माय नेम इज उज्ज्वल पांडे, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं चाहता। मेरा इतना ही कहना है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इन माय व्यू जितने भी पॉलिटिशियन हैं, राष्ट्रीय हित, समाज हित से ऊपर निज हित को रखते हैं। जब तक ये लोग अपने आप को निज हित से ऊपर रखना बंद कर देंगे, रेल क्या जितनी भी इस एटा की समस्याएं हैं, सड़कें खराब हैं, शिक्षा हमारे यहाँ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाहर से स्कूल आ रहे हैं, दून हुआ, ये हुआ, तब आज जाके हमारी शिक्षा थोड़ी सी बेहतर दर्जे पे जा रही है। नहीं अभी तक जो शास्त्री जी हैं, हम हैं या और भी लोग हैं, हम कैसे स्कूलों में पढ़े हम ही जानते हैं। जबकि हमारे यहाँ से 3 विधायक, 4 विधायक, MP सारे यदि अभी एक ही पार्टी के हैं, उसके बाद भी हम ट्रेन के लिए प्रयासरत हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए थे जेम्स स्मिथ, उन्होंने एक कोटेशन कहा था कि ऑल पॉलिटिशियन पार्टी आर द प्लेयर्स एंड पब्लिक इज़ द फुटबॉल। तो ये सभी पॉलिटिशियन जो पार्टी ने प्लेयर्स हैं, हम लोग एक फुटबॉल है। एवरीबडी किक हिम। सब एक इस पब्लिक को आके लात मारती है, अपना फ़ायदा करती है, अपनी पार्टी के लिए फंड जुटाती है, कमाती है और चली जाती है। इस ट्रेन को मैं तभी चलता हुआ मानूंगा जिस दिन ये ट्रेन स्वयं में यहाँ चलेगी। ये सब झूठे वादे हैं, सब झूठे ढकोसले हैं और इन पर किसी तरीके का कोई विश्वास मैं नहीं कर सकता और ना यहाँ की आम जनता को करना चाहिए। राजकुमार भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस दिन हम कास्टिज्म और रिलीजन के छोड़ के एक साइड करके सिर्फ कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन पे वोट देंगे तो हमें सारी समस्याओं से मुक्ति स्वयं मिल जाएगी। साथियों, हम थे एटा के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ शहर के कुछ प्रमुख समाजसेवी मौजूद थे जिन्होंने एटा रेल विस्तार को लेके अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप देख रहे थे अखाड़ा न्यूज और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।